एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। क्यों इतना सुनते ही स्किप करने को मन कर रहा है क्या? तो रुको ज़रा, सब्र करो। अभी वीडियो स्किप कर दोगे तो एग्जाम के क्वेश्चन भी ना स्किप हो जाएंगे गुरु। तो ज़्यादा बकैती ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो पे आते हैं, जो कि 2100 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ना आपको वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो कीप पेशेंस। और हमारी आवाज़ अगर आपके कानों में चुभे नहीं, जो कि चुभ भी सकती है, पता नहीं किस किस के कानों में, तो अगर आपके कानों में चुभे नहीं तो इस वीडियो को ना 2-3 बारी देख ले, जिससे ना आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बहुत से लोग होते हैं ना कि नोट्स नहीं बनाने का मन है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं और वीडियो को ही 1.5 की स्पीड पे भी अगर आप लोग 2-3 बारी देख लेते हैं तो ये यहीं से काम चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ना आपको याद हो जाएंगे। और ये गारंटी है कि क्वेश्चंस इसी वीडियो से आएंगे। एग्जाम के बाद ना आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बोल भी सकते हो, या जो मन में आए भड़ास निकाल सकते हो कि अरे बस झूठ बोल रही थी, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री ना रिपीट होती है। हिस्ट्री में क्या नया ला सकते हैं आप लोग? तो जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसी को अच्छे से अगर हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो क्वेश्चंस 100% यहीं से बनने वाले हैं। तो क्या करें, शुरू करें क्या वीडियो को? अगर इतना देर आप लोग सुन लिए हैं तो वीडियो को भी शुरू किया जाए। देखिए आगे के वीडियो में, ठीक है? आगे देखेंगे हम लोग 202 क्वेश्चन नंबर है ये। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी। तो कहाँ बुलाया था जहांगीर ने थॉमस रो को? तो बुलाया था अजमेर में। कहाँ बुलाया था? अजमेर में। आगे है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो कौन सा था राजदूत जहांगीर के टाइम में? तो ये था थॉमस रॉ। ये कौन था? थॉमस रॉ। थॉमस रॉ के बारे में और जहांगीर से रिलेटेड मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आगे है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, वह कौन था? तो वह था फ्रांसिस्को पेलसट। कौन था वो? फ्रांसिस्को पेलसट। आगे है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो किसके राज्यकाल में पहुंची थी? तो ये जहांगीर के टाइम में। किसके काल में? जहांगीर के टाइम में। एक सेकेंड, इसको अच्छे से मार्क करेंगे हम लोग। हाँ, जहांगीर के टाइम में। आगे है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? कौन सी पदवी? नादिर उज जमा की पदवी। तो ऑप्शंस देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है अबुल हसन, ऑप्शन बी है फरुख बेग, ऑप्शन सी है बिसनदास और ऑप्शन डी है आगा रजा। तो कौन था ये? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अबुल हसन। कौन थे ये? अबुल हसन। अबुल हसन को कौन सी पदवी दी थी? तो अबुल हसन को नादिर उज जमा की पदवी दी थी। किसकी? नादिर उज जमा की पदवी। आगे के क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर नादिर उल असर की पदवी दी थी? निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी? वहाँ पे क्या था? नादिर उल जमा। क्या था? नादिर उल जमा। नादिर उल जमा। तो वो कौन थे? वो थे अबुल हसन। और ये नादिर उल असर, तो ये कौन है? ये है मंसूर। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की पदवी दी थी। आगे है, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? तो ये कौन किए थे? जहांगीर। ये कौन किए थे? जहांगीर। एक सेकेंड, इसको फिर से मार्क कर लेंगे हम लोग। जहांगीर। आगे है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो ये था जहांगीर का पुत्र। खुसरो जहांगीर का पुत्र था। आगे है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये गोविंद महल? तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी ओरछा और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो कहाँ है ये? दतिया में। कहाँ है ये? दतिया में। आगे देखेंगे हम लोग, शाहजहां के बल्ख अभियान का क्या उद्देश्य था? शाहजहां के बल्ख अभियान का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए काबुल की सीमा से सटे बल्ख तथा बदखसा में एक मित्र शासक को लाना, ऑप्शन बी मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, ऑप्शन सी मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अमुदड़िया पर निर्धारित करना, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो क्या था ये? काबुल की सीमा से सटे बल्ख तथा बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। इसका सही आंसर क्या है? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। आगे है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? ऑप्शंस देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी लाडली बेगम, ऑप्शन सी मेहरून निसा और ऑप्शन डी रोशन आरा। तो कौन थी मुमताज महल का असली नाम? क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। और मुमताज महल कौन थी? तो ये थी शाहजहां की पत्नी। कौन थी? शाहजहां की पत्नी। आगे देखेंगे हम लोग,
इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो किसको दी थी? दारा सिकोह को। किसको दी थी? दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी शाहजहां ने। आगे है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? दारा सिकोह ने किया था, और ये शीर्षक था सिर ए अकबर। शीर्षक क्या था? सिर ए अकबर। आगे है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? ऑप्शंस पे आएंगे हम लोग। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी दारा सिकोह, ऑप्शन सी अमीर हसन और ऑप्शन डी सुजा। तो कौन थे ये? दारा सिकोह थे। दारा सिकोह थे, और ये थे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले पहले मुसलमान। आगे है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने कहा है शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग। आगे देखते हैं हम लोग, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ये क्वेश्चंस बहुत बारी और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि कोहिनूर हीरा जो शाहजहां को किसने दिया था? तो ये दिया था मीर जुमला ने। किसने दिया था? मीर जुमला ने। और मीर जुमला था कौन? तो मीर जुमला एक हीरा व्यापारी था। मीर जुमला एक हीरा व्यापारी था। आगे है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी तथा जयचंद, ऑप्शन बी बाबर तथा अफगान, ऑप्शन सी औरंगजेब तथा दारा सिकोह और ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा। तो सही आंसर क्या है इसका? औरंगजेब तथा दारा सिकोह। किसके बीच में? औरंगजेब तथा दारा सिकोह। और धर्मत का युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ तो था वैसे ये औरंगजेब और राजपूत महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ के बीच में, लेकिन ये दारा सिकोह के तरफ से थे, तो इसीलिए औरंगजेब तथा दारा सिकोह के नाम से जाना जाता है। पर अगर क्वेश्चंस में ये आ जाए कि औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह राठौड़, तो सही आंसर वो भी हो सकता है। आगे है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ये ऑप्शंस आपको देखने में ना बहुत, मतलब इसका जो आंसर है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है। आप लोग मान ही नहीं सकते कि औरंगजेब के मतलब सर्वाधिक सेनापति हो सकते हैं औरंगजेब के अंदर हिंदू सेनापति, क्योंकि औरंगजेब की नीति ना बहुत ही क्रूर थी, हिंदुओं के प्रति बहुत ही क्रूर नीति थी, लेकिन उसकी कूटनीति जो थी ना, राजनीतिक कूटनीति बहुत ही अच्छी थी। तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू सेनापति अपनी सेना में रखे थे। आगे देखते हैं हम लोग, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल इस्लाम। क्या अर्थ है? दारुल इस्लाम। आगे है, बीवी का मकबरा निर्माता कौन था? ऑप्शंस देखेंगे हम लोग, हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था ऑप्शन डी औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। और बीवी का मकबरा है कहाँ पे? तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और इसे ही दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीवी के मकबरा को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। और है कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बिहार के औरंगाबाद से कंफ्यूज नहीं रहना है कि बिहार में भी औरंगाबाद है ना अपने, तो वहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ये। आगे है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए शाइस्ता खां, ऑप्शन बी अमीन खान, ऑप्शन सी जहां आरा और ऑप्शन डी रोशन आरा। तो किसको दी थी? जहां आरा को। और जहां आरा थी कौन? तो वो औरंगजेब की बेटी थी। कौन थी? औरंगजेब की बेटी थी जहां आरा, जिसको औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। आगे देखते हैं हम लोग, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अहर, ऑप्शन बी विस्यास, ऑप्शन सी सूबा और ऑप्शन डी सरकार। तो क्या था ये? सरकार। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं हम लोग, मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है। तो मददे मास किसको इंगित करता है? ऑप्शन ए चुंगी कर, ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन और ऑप्शन डी बुआई कर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मददे मास बोला जाता था मुगल प्रशासन में। आगे है, आगे के स्लाइड पे आते हैं हम लोग। हाँ, आगे है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए युद्ध दृश्य, ऑप्शन बी पशु पक्षी तथा प्राकृतिक दृश्य, ऑप्शन सी दरबारी चित्रण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या है इसका? उपयुक्त सभी। आगे है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो ये किसने ली थी? हुमायूं ने। हुमायूं ने कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। आगे है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए बाबर,
ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो ये किसकी पुत्री थी? तो ये थी बाबर की पुत्री। और गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूं नामा। तो हुमायूं क्या हो गया इनका? हुमायूं भाई हो गया। आगे है, मुगल काल में निम्नलिखित किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी जहां आरा, ऑप्शन डी जेबून निशा बेगम। तो ये कौन है? तो ये है जहां आरा। ये कौन है? जहां आरा। आगे है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? आगे क्वेश्चंस कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गुलबदन बेगम। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। आगे है, तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी अब्बास खान सारवानी और ऑप्शन डी निज़ामुद्दीन अहमद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? तो तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। किसने लिखी थी? निज़ामुद्दीन अहमद ने। और इसी को तारीख़ निज़ामी के नाम से भी जाना जाता है, तबकाते अकबरी को। और तबकाते अकबरी जैसी एक और पुस्तक है ना, जो क्वेश्चन से बहुत बड़ी पूछा जाता है कि तबकाते नासरी, हाँ तबकाते नासरी किसने लिखी? तो तबकाते नासरी लिखे थे मिनाहे सिराज। मिनाहे सिराज की पुस्तक क्या है? तबकाते नासरी। और निज़ामुद्दीन अहमद की क्या है? तबकाते अकबरी। आगे देखते हैं हम लोग, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए पूरनमल, ऑप्शन बी मालदेव, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी हेमू। तो किस नाम से जाने जाते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य? तो ये हेमू के नाम से जाने जाते हैं। जिसको नहीं भी पता है, अगर वो भी बस हेमचंद्र विक्रमादित्य का नाम पढ़ेंगे तो हेमू और हेम आगे में ही लिखा हुआ है ना, हेमचंद्र, तो इससे हेमू बन जाएगा। तो सही आंसर हेमू हो जाएगा। हेमू के बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में, यही थे दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू राजा थे। हेमू कौन थे? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू राजा थे। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू हार गए थे। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये किसके लिए होता है? हेमू के लिए। किसके लिए होता है ये? हेमू के लिए। जो लोग हेमू के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो एक बारी जाके ना गूगल कर लीजिए, क्योंकि हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए। जैसे हेमू और हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, इनके बारे में हम लोग को ना थोड़ा बहुत क्या मतलब, अगर आप लोग को ज़्यादा नहीं पता है, ज़्यादा नहीं जानना है, फिर भी इतना हम लोग को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री रिलेटेबल लगे और हमें अपने इतिहास पे गर्व हो। ऐसे ऐसे राजा थे जिन पे हमें गर्व हो। आगे है, मुगल काल में मौलिम क्या था? मुगल काल में मौलिम क्या था? ऑप्शन ए एक कर, ऑप्शन बी एक प्रशासनिक इकाई, ऑप्शन सी एक शासक और ऑप्शन डी एक जहाज का कर्मचारी। तो मौलिम क्या था? मौलिम एक जहाज का कर्मचारी था। मौलिम किसको बोला जाता था मुगल काल में? एक जहाज के कर्मचारी को बोला जाता था। आगे है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन डी बुनकर, ऑप्शन सी बुनकर, ऑप्शन डी व्यापारी। तो बंजारे किसको बोला जाता था? व्यापारी को। आगे है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु हरे राय और ऑप्शन डी गुरु अंगद। तो किसे नियुक्त किया था? गुरु अमरदास को। किसे किया था? गुरु अमरदास को। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि सिख धर्म से ना बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आएंगे, एग्जाम में भी आएंगे और इस आगे वाले वीडियोज़ में भी आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे ना हम लोग उसको शॉर्ट में कवर करते हुए चलेंगे। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि सिख धर्म में क्या था, कैसे था, कौन कौन से गुरु थे। सिख धर्म में कितने गुरु थे? तो थे कितने? 10 गुरु थे, टोटल 10 गुरु थे। और सिख धर्म के संस्थापक जो कि पहले गुरु थे, गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में। और इन्होंने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। क्या किए थे गुरु नानक? गुरु नानक ही लंगर प्रथा की शुरुआत करते हैं। और संगत और पंगत भी हमने सुना है बहुत सारे क्वेश्चन में कि संगत और पंगत की शुरुआत किसने की? तो ये भी गुरु नानक ने ही की थी। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। और तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। चौथे कौन थे? चौथे थे गुरु रामदास, जो कि अमृतसर की स्थापना करते हैं। अमृतसर की स्थापना करते हैं। और वो भूमि, ये क्वेश्चंस भी आता है कि वो भूमि, अमृतसर शहर की जो स्थापना करते हैं गुरु रामदास, तो वो भूमि किसने दी थी? तो वो भूमि अकबर ने उपहार में दी थी गुरु रामदास को। गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। तो ये क्या किए थे? हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर है,
उसकी स्थापना किए थे और इनको जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। 2 गुरु थे ना, 2 सिख गुरु थे जिनकी हत्या करवा दी गई थी मुगलों द्वारा। तो एक थे गुरु अर्जुन देव और दूसरे थे गुरु तेग बहादुर। उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे है गुरु हरगोविंद, जिन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। आगे है 7वें गुरु हैं गुरु हरे राय और 8वें गुरु हैं गुरु हरकिशन, जिनकी चेचक से मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आया है कि कौन से सिख गुरु की चेचक से मृत्यु हुई थी, तो ये हुए थे गुरु हरकिशन। आगे है गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या किसने करवाई, तो औरंगजेब ने। किसने करवाई, औरंगजेब ने। और गुरु अर्जुन देव की किसने करवाई, तो जहांगीर ने। और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारे बिहार पटना में हुआ था। और इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करवाई थी। और सिख धर्म में जो 5 प्रतीक हैं, कंघा, केस, करा, कच्छा और कृपान, इसका भी इन्होंने ही दिया था। और जहाँ पे उनका जन्म हुआ था ना गुरु गोविंद सिंह का, पटना में, वहीं पे अभी तख्त श्री हरमंदिर साहिब स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। तो कौन है ये, गुरु तेग बहादुर। कौन है, गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब किसके लिए है, गुरु तेग बहादुर। और गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था, तो गुरु अर्जुन देव को मरवाया था जहांगीर ने। आगे देखते हैं हम लोग, मराठा के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। ऑप्शन ए धार्मिक चेतना, ऑप्शन बी भौगोलिक सुरक्षा, ऑप्शन सी राजनीतिक जागृति तथा उच्च नेतृत्व शक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी रीजंस थे मराठा के उत्कर्ष के लिए, इसको मार्क कर लेंगे हम लोग, उपयुक्त सभी। आगे है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर क्या है, राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा सा हम लोग सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बारे में भी देख लेते हैं। ये कौन सा सेशन था जहाँ पे त्यागपत्र दिए थे, तो ये हुआ था 1939 का। 1939 का ये त्रिपुरी सेशन था। ये हरिपुरा तो 1938 में हुआ था। हाँ, त्रिपुरी सेशन था कांग्रेस का, जहाँ पे उन्होंने त्यागपत्र दिया था। और क्यों दिया था, क्योंकि गांधी जी से डिफरेंसेस हो गए थे, तब लास्ट में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और यहाँ पे हराए किसको थे, सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन भी आता है, तो किसको हराए थे, पट्टाभी सीतारमैया को। 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर वो त्रिपुरी सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो फिर गांधी जी से डिफरेंसेस की वजह से वो त्यागपत्र दे दिए और तब जाके राजेंद्र प्रसाद को वहाँ का चुना गया था। और इसी के बाद ये जो त्यागपत्र दिए थे सुभाष चंद्र बोस, इसी के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी, जो भी हम लोग पढ़ते हैं। कब हुआ था ये भी 1939 में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आए ना कि त्रिपुरी सेशन पहले हुआ था या पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, तो पहले त्रिपुरी सेशन हुआ था, वहाँ उन्होंने त्यागपत्र दिया, तब जाके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। आगे देखते हैं हम लोग, अन्य राज्यवारों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। तो कौन से थे ये, ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर। तो ये कौन थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के निज़ाम बहुत नाटक करते थे। आगे देखते हैं हम लोग, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1948, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1947 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1947। तो कब बने थे अभिन्न अंग, 26 अक्टूबर 1947 को। विलंब किए थे ना ये लोग भी मिलने में भारत से, तो इसी वजह से। निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जूनागढ़ और ऑप्शन डी है मैसूर। तो कौन थे ये, हैदराबाद के निज़ाम। मैंने पहले भी बताया ना कि हैदराबाद के निज़ाम ना बहुत नाटक कर रहे थे मिलने में, तो इन्हीं के लिए ना हुआ था ये ऑपरेशन पोलो भी हुआ था, हैदराबाद के निज़ामों के लिए ही हुआ था ऑपरेशन पोलो। आगे देखते हैं हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये कौन थे, ऑप्शंस पे आएंगे हम लोग, क्लेमेंट एटली, ऑप्शन बी एंथोनी एडन, ऑप्शन सी विंसेंट चर्चिल, ऑप्शन डी हेराल्ड विल्सन। तो कौन थे ये, विंसेंट चर्चिल थे। कौन थे ये, विंसेंट चर्चिल। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व हुआ कब था, द्वितीय विश्व युद्ध तो ये हुआ था 1939 से 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक था। तो एक बारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी जान लेंगे कि वो कब हुआ था। तो वो हुआ था 1914 से 1918 में। कब हुआ था, 1914 से 1918 तक। आगे है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था।
भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी आगा खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। तो किसने किया था? चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने किया था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे और क्वेश्चन है क्या? नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका आंसर ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इवन मुझे भी नहीं पता था। मैंने एक बार गूगल करके कंफर्म किया कि ये सही आंसर भी है या नहीं। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है चौधरी रहमत अली और ऑप्शन डी है खली कुज्जम। ऑप्शन डी है खली कुज्जम। वैसे तो यहाँ पे भी इसका आंसर गलत दिया हुआ है, खली कुज्जम। ये सही आंसर होना चाहिए था फजलुल हक। फजलुल हक दिए थे पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव। अगर किसी को नहीं भी जैसे किसी को नहीं पता है एग्जैक्ट आंसर, तो वो ना अली जिन्ना या चौधरी रहमत अली इसी पे टिक करेगा। पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फजलुल हक। और फजलुल हक को आइडिया किसने दिया था? तो ये दिया था खली कुज्जम ने। तो यहाँ पे सही आंसर नहीं दिया हुआ है ये, इसको हम लोग गलत मार्क करके चलेंगे। और अगर सही आंसर है इसका, तो ये सही आंसर हो जाएगा फजलुल हक, और इनको आइडिया दिया था खली कुज्जम ने। आगे देखते हैं हम लोग, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए रहमत अली, ऑप्शन बी हयात खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी फजलुल हक। तो पहले यहाँ से हम लोग फजलुल हक को रिमूव करते हैं, क्योंकि वो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। और इसका सही आंसर है सिकंदर हयात खान। इन्होंने ही पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की थी। आगे है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माणी परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितने जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति। आगे है भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी 21 जुलाई 1947। तो कब हुआ था ये? 18 जुलाई 1947 को। आगे है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह है आर कॉपलैंड। आर कॉपलैंड बोले थे भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु है। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? तो ये कौन थे भारतीय स्वतंत्रता समय के अंग्रेजी महाराज? तो ये थे जॉर्ज सस्टम। ये कौन थे? जॉर्ज सस्टम। आगे है, वह कौन सी जगह है जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। और बिहार में कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो ये हुआ था 1929 में। ये कहाँ हुआ? ये कब हुआ था? 1929 में। और अखिल भारतीय किसान सभा ये हुआ था 1936 में। ये कब हुआ था? 1936 में। और बिहार में कब हुआ था? 1929 में, बिहार प्रांतीय किसान सभा। आगे देखते हैं हम लोग, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। तो सही आंसर क्या है इसका? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। आगे के स्लाइड में आएंगे हम लोग, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ हुआ था ये? आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन से रिलेटेड कौन है? तो ये है विनोबा भावे। ये कौन है? विनोबा भावे। आगे है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी साम्यवादी आंदोलन और ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, जिसको कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी भी बोला जाता है, ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1924 में। कब हुआ था ये? 1924 में। और इसी को साम्यवादी आंदोलन भी बोला जाता है, जिसको कम्युनिस्ट आंदोलन भी कहते हैं। आगे है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन और ऑप्शन डी दांडी मार्च। तो क्या था ये?
रॉलेट सत्याग्रह। क्या था ये? रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। रॉलेट एक्ट जो आया था 1999 का, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, इसी के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आगे देखेंगे हम लोग, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले घटी थी, ना कि बाद में। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक अवार्ड और ऑप्शन डी साइमन कमीशन का आना। तो इसी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर ऑप्शंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे असहयोग आंदोलन, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। ये कब हुआ था? 1920 में ही हो गया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। और रॉलेट एक्ट, तो ये तो 1919 का है। ये कब है? 1919 का है। और तीसरा है सांप्रदायिक अवार्ड, तो ये तो बहुत लेट से हुआ था, ये 1932 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1932 में। इसको रिमूव कर लेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो इसको रिमूव कर लेंगे। और साइमन कमीशन का भारत आना, तो ये तो ये हुआ था आपको 3 फरवरी 1928 को। हाँ, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट का बनना। क्या हुआ होगा इसका सही आंसर? रॉलेट एक्ट का बनना। तो जालियांवाला बाग नरसंहार, इसको भी थोड़ा जानेंगे ना कि ये कब हुआ था, तभी तो पता चलेगा कि इसके पूर्व कौन सी घटना हुई थी। तो जालियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और कौन सा दिन था वो? होली, दिवाली, छठ, ऐसा पूछा जाता है ना क्वेश्चन में कि कौन सा दिन था। तो ये था बैसाखी का दिन। बैसाखी के दिन में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? ऑप्शन ए गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन बी किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में, ऑप्शन सी वैसाखी की प्रार्थना करने के लिए, और ऑप्शन डी पंजाब सरकार के माननीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? किचलू और सत्यपाल के, इसको मार्क कर लेंगे, किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में जालियांवाला बाग में प्रदर्शन हो रहा था। आगे है, एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य था। एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य था, इनमें से किस आंदोलन का? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो सही आंसर क्या है इसका? असहयोग आंदोलन, जो कि नॉन कॉर्पोरेशन था। और नॉन कॉर्पोरेशन कब था? 1920 में। नॉन कॉर्पोरेशन 1920। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, तो ये तो सही है। और एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही है, ये हमने अभी के क्वेश्चन में ही देखा है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। असहयोग है तो बहिष्कार ही होगा ना। ऑप्शन डी जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, तो ये सही नहीं है। जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, ये सही नहीं है। आगे के स्लाइड पे आएंगे हम लोग। आगे है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? नहीं हुए पे ज़्यादा देखना है कि नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं कि हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी है हाथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है गाय। गाय का तो महत्वपूर्ण गाय का महत्व हम लोग ऋग्वैदिक काल से मानते हैं हम लोग। हाँ, वैदिक काल में गाय का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। और इसको ना सिंधु घाटी सभ्यता में इनका कोई भी अवशेष से नहीं था। आगे है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निज़ाम, ऑप्शन सी पेशवा बाजीराव द्वितीय और ऑप्शन डी त्रावणकोर का राजा। तो ये कौन थे? हैदराबाद के निज़ाम थे जो सहायक संधि पर पहले साइन किए थे। यही थे जो पहले साइन किए थे सहायक संधि पे। और सहायक संधि की शुरुआत कब हुई थी? किसने की थी? पहले ये देखते हैं हम लोग कि किसने की थी। तो किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड क्या था, मतलब उसका कार्यकाल क्या था? तो 1798 से 1805, 1798 से 1805, और इसी ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। और सबसे पहले इस पे साइन कौन किए थे, एक्सेप्ट कौन किए थे? तो हैदराबाद के निज़ाम एक्सेप्ट किए थे। और एक और क्वेश्चन आता है कि किसने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? तो ये थे होलकर। इंदौर के जो होलकर थे वो कभी एक्सेप्ट नहीं किए थे सहायक संधि को। आगे देखते हैं हम लोग, आगे के स्लाइड में आते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के समय यूरोप में साम्राज्य धड़ाशाही हो रहे थे, निम्न में से कौन से गवर्नर जनरल ने एक ने भारत में ब्रिटिश पटाकर फड़ाई रखी? तो किसने फड़ाई रखी थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश पटाकर फड़ाई रखी थी भारत में। आगे है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।
तो थोड़ा सा हम लोग ऑप्शंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारे आगे के क्वेश्चंस भी इससे बन जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ना आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके ऑप्शंस को अगर हम लोग सही से देखेंगे। जैसे हेक्टर मुनरो और बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और किसके बीच में हुआ था? हेक्टर मुनरो वर्सों त्रिगुटीय फौज जो थी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स और आंग्ल नेपाल युद्ध। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1814 से 1816। कब हुआ था? 1814 से 1816, जिसको गोरखा युद्ध भी कहते हैं ना। हाँ, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या था? तो ये था 1813 से 1823। आगे है लॉर्ड वेलेस्ली और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड वेलेस्ली और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये कब हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड क्या था? तो ये था 1798 से 1805। और जो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखते हैं हम लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817 से 1818 में। कब हुआ था? 1817 से 1818 में। इस टाइम में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड तो 1786 से 1793 तक ही था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसमें गलत पूछ रहा ना कि कौन से युग में गलत है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध गलत है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो ये कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन 1928 और ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931। तो ये कौन सा था? कराची अधिवेशन 1931। वहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन 1931। तो थोड़ा सा हम लोग लाहौर अधिवेशन को भी देख लेते हैं यहाँ पे 1929 वाला। तो ये कौन किए थे? ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू किए थे। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी थी। आगे देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए बसाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और ऑप्शन डी रूमनदेई स्तंभ अभिलेख। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर? रूमनदेई स्तंभ अभिलेख। कौन सा है? रूमनदेई स्तंभ अभिलेख, जो कि कहाँ है? नेपाल में है। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो इसके ऑप्शंस को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारे आगे के क्वेश्चंस भी जल्दी से जल्दी बन जाए। तो स्थायी बंदोबस्त को थोड़ा सा देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी या इस्तेमारी भी बोला जाता था, ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1793 में। कब हुआ था ये? 1793 में। और ये कहाँ पे हुआ था? इसका एरिया क्या था? तो इसका क्षेत्र था आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा और साउथ के भी कुछ पार्ट थे। मेनली पूछा जाता है कि कौन सा एरिया, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आगे है, आगे का देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि के बारे में हमने पढ़ रखा है पहले, तो इसको स्किप करेंगे। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1803 से 1805 में। और उस टाइम में कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली 1803 से 1805 में। तो एक बार देख लेंगे कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1775 से 1782 और उस टाइम कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और तीसरा कब हुआ था? तो 1817 से 1818। उस टाइम कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1817 से 1818 उस टाइम थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ना कि द्वितीय में। द्वितीय में थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये गलत आंसर है, उसमें गलत पूछ रहा है तो गलत यही होगा, इसको मार्क कर लेंगे हम लोग। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किए थे राजा राम मोहन राय के हेल्प से। आगे देखते हैं हम लोग। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? किसके लिए किया जाता था? ऑप्शंस पे आएंगे। ऑप्शन ए भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए, ऑप्शन बी ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए,
ऑप्शन सी ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, और ऑप्शन डी भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का यूज़ किया जाता था। आगे है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे ये? दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक भी थी ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। आगे है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए, कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व संभालना, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और ऑप्शन डी झांसी की रानी का विद्रोह। तो शुरू कहाँ से हुआ था ये? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। थोड़ा सा हम लोग 1857 की क्रांति को भी पढ़ लेंगे ताकि आगे के लिए भी बेनिफिट हो हमारे लिए। क्वेश्चंस आगे आएंगे ही ना, 1857 की क्रांति से तो हर बारी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो शुरू कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 10 मई 1857 को। कब हुआ था ये? 10 मई को। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था ये। और शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। वैसे तो ये मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही शुरू कर दिया था। मंगल पांडे ने कारतूस, जो एनफील्ड राइफल में जो गाय और सुअर के जो कारतूस जिसकी अफवाह फैल गई थी, उसी की वजह से 29 मार्च को ही शुरू हो गया था। और ये क्वेश्चन भी आता है ना कि मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज अधिकारियों को मारा था? तो किनको मारा था? ह्यूसन और बाउ को। किसको मारा था? ह्यूसन और बाउ को, जिसकी वजह से उन्हें 8 अप्रैल को फांसी भी हो गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई? तो 8 अप्रैल को। और किसको मारा था? ह्यूसन और बाउ को मारा था। ठीक है, और रीज़न क्या था? तो एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाला जो अफवाह था वो फैल गया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग लें, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके ऑप्शन से ही हम लोग आंसर पे आएंगे। क्या है? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। तो ये तो ब्रिटिश कभी नहीं करेंगे। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, बिल्कुल नहीं, ताकि हम लोग उन्हें भगा दें फटाक से। तो वैसा तो बिल्कुल नहीं करने वाले वो। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। आगे है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये कौन था? अल बरूनी। ये कौन था? अल बरूनी। और अल बरूनी भारत कब आया था? तो ये आया था, अल बरूनी भारत कब आया था? तो यह आया था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और यही था जो फर्स्ट मुस्लिम जो पुराणों को पढ़ा था। और इसकी एक पुस्तक भी है ना जो बहुत सारे एग्जाम से पूछी जाती है, तो वो है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना किसने की? ये क्वेश्चन आता है ना बहुत सारे एग्जाम्स में कि किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो ये भी अल बरूनी ने ही की थी। आगे है कि एक बारी ये भी देख लेते हैं, दारा सिकोह यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दारा सिकोह के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दारा सिकोह ने क्या किया था? उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने किया था। और बदायूनी है यहाँ पे, तो बदायूनी ने क्या किया था? बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था बदायूनी ने। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ये तो सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ये भी सही है। मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। ये भी सही है। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदार पार्टी टिकट पे चुने गए थे। ये गलत है दादा भाई नौरोजी के विषय में। आगे है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है? इसका सही आंसर हम लोग को लग रहा है ऑप्शन
बी, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, इसी वजह से हुआ था। और 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसके कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे रास बिहारी घोष। कंफ्यूज नहीं होना है, रास बिहारी बोस और घोष में रास बिहारी घोष थे उस टाइम में। आगे देखेंगे हम लोग, मुस्लिम लीग है ना ऑप्शन में, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये तो 1906 में ही हो गई थी ना, ढाका में, ढाका जो बांग्लादेश में है वहाँ पे। आगे है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, दूरगामी परिणाम है ना, ऑप्शन पे आएंगे हम लोग। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी विलय हो गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया था, इनमें से कोई नहीं। तो दूरगामी होगा ना, दूरगामी में तो यही सही लग रहा है कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिए थे, दूरगामी यही था हम लोग का निर्णय। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार, हाँ अंबिका चरण मजूमदार ही थे। आगे है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था पूछ रहा है। ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। तो क्या है, लॉर्ड एमरी नहीं था, ये तीनों थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आया है कि कौन कौन से सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय के रूप में भारत आए थे, क्यों आए थे। अच्छा, ऑप्शन ए भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, ऑप्शन बी यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, ऑप्शन सी जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, और ऑप्शन डी कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो इसका सही आंसर क्या है, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। आगे देखेंगे हम लोग, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुए क्योंकि, कारण क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक्सेप्ट करने का विभाजन को, तो पहला ऑप्शन है उन्होंने तब 2 राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार किया था, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया तथा कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी, बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे और भारतीय स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो इसका सही आंसर क्या लग रहा है हम लोग को, बड़े पैमाने पे जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उससे बचने के लिए, वैसे तो हुए थे बहुत बड़े लेवल पे लेकिन ये और फैलते जा रहे थे, इसलिए कांग्रेस को मानना पड़ा। आगे देखेंगे हम लोग, आगे की स्लाइड पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, तो ये किसने कहा था, के.एम. पनिकर ने। किसने कहा था, के.एम. पनिकर ने। घोड़े के नाल की आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी, तो ये कहाँ लाई गई थी, अलाई दरवाज़ा में। कहाँ लाई गई थी ये, अलाई दरवाज़ा में। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि किसने नहीं दिया था। ऑप्शन देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो किसने नहीं दिया था, नहीं पूछ रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। शुरुआत किसने करवाई थी कुतुब मीनार की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। आगे है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में है ना, तो फिरोज शाह तुगलक ने हाँ फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया था ना, क्या था वो, जौनपुर, हाँ जौनपुर शहर का निर्माण करवाया था, जौनपुर शहर की स्थापना करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और नहर से रिलेटेड कुछ आएगा ना कि नहरों का जाल किसने बिछवाया था या नहर वहर, तो ये फिरोज शाह तुगलक पे जाएंगे हम लोग। आगे है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो किसने लगाया था, तो ये लगाया था जहांगीर ने। किसने लगाया, जहांगीर ने। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन ए कालिदास का मालविका अग्निमित्र, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र और ऑप्शन डी त्रिवल्लुड़ का त्रिकूड़ल। तो इसके ऑप्शन से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, जैसे मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है, तो कालिदास की है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की है। कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की है। और त्रिकूड़ल किसकी रचना है, त्रिवल्लुड़ की। त्रिकूड़ल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा ना पिछले वाले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देखें, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने डिटेल में कवर किया है, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो वो क्या है, त्रिकूड़ल, तमिल बाइबल भी बोलते हैं जिसको,
इसको, जिसकी रचना किसने की थी? त्रिवल्लुड़ में। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। आगे देखते हैं हम लोग 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो कहाँ से थे? अवध से थे सबसे ज़्यादा सिपाही। आगे है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। ऑप्शन सी, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए। और ऑप्शन डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो यह पूरे देश में फैला था, ना कि बंगाल तक ही सीमित रहा था। तो ऑप्शन डी पे जाएंगे हम लोग। आगे है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अरे वाह, द्वितीय ताजमहल भी है, ये मैंने पहली बार ही देखा है ऐसा क्वेश्चन। हो सकता है मेरे मिस्टेक हो कि मैंने इसे पहले नहीं देखा हो, तो आप लोग ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे इसको तो पता ही नहीं है, तो वैसा वाला नहीं है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ऑप्शन ए है अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी एतमाद उद दौला का मकबरा, ऑप्शन सी रबिया उद दौरानी का मकबरा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। क्या है इसका सही आंसर? रबिया उद दौरानी का मकबरा। आगे देखेंगे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ऑप्शन ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ऑप्शन बी, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, ऑप्शन सी, तटस्थता, ऑप्शन डी, बिना शर्त सहयोग। तो इसका ना आंसर हम लोग ऑप्शन से ही छांट लेंगे। जैसे देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग तभी करेंगे ना हम लोग कि अगर आप हमको ब्रिटेन पूरा स्वतंत्रता दीजिएगा तभी हम आप लोग को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे। ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग क्यों करेंगे भाई? हम क्यों करेंगे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ज़बरदस्ती करवाया था इन्होंने, हम नहीं करने वाले। तटस्थता, ये भी स्टैंड स्टिल हम लोग क्यों रहेंगे? बिना शर्त सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे भाई साहब, क्यों करेंगे हम लोग? चलिए निकले यहाँ से। पैसा वाला था कि पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए तभी हम लोग आप लोग को सपोर्ट करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो किसको माना था? मैजनी को। किसको माना था? मैजनी को। और लाला लाजपत राय की ही मृत्यु हो गई थी ना साइमन कमीशन के विरोध में, जब लाठी चार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो किसने किया था? ये चार्ल्स विलिंगसन ने। किसने किया था? चार्ल्स विलिंगसन ने। आगे है निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया? चांदी का सिक्का चलवाया। वाह, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। किसने? बाबर ने। आगे सलमान नामक तो नहीं है ना? पता चला सलमान नामक क्वेश्चन भी आ गया कि सलमान नामक सिक्का किसने चलवाया था चांदी का। आगे देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? आ गया चंपारण आंदोलन। तो ये कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन 1916, जहाँ पे राजकुमार शुक्ल गए थे और महात्मा गांधी को चंपारण की समस्याओं से अवगत करवाए थे। और मैंने पहले भी बताया है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 ये कब हुआ था? ये इसके कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और ये मैंने महात्मा गांधी और चंपारण से रिलेटेड पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर किया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। 200 क्वेश्चन वहाँ भी मैंने करवाए हैं, जिसमें 200 से आपको ना 4 गुना, जैसे हर एक ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो हमने चारों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में कवर करा है ताकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए। वरना इस वीडियो को देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन और आंसर आपको सब दिया हुआ है, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। बस आप ऑप्शन देख के और आंसर देख लेंगे तो याद करने जैसा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप हर एक ऑप्शन को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको देखने का ना। आगे आते हैं हम लोग हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा होता है? ऑप्शन ए चौकोर, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी बेलनाकार और ऑप्शन डी अंडाकार। तो कौन सा होता है? ये चौकोर होता है। कैसा होता है हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार? तो ये चौकोर होता है। आगे देखेंगे हम लोग आमड़ी संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो आमड़ी संस्कृति सिंध में पनपी थी। आमड़ी संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो ये सिंध में पनपी थी। आगे देखते हैं हम लोग हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हैं? किससे निर्मित है? ऑप्शन ए पक्की मिट्टी से, ऑप्शन बी प्रकाशित वस्तु से, ऑप्शन सी अकीक से और ऑप्शन डी सेल खड़ी से। तो किससे निर्मित है? सेल खड़ी से। किससे निर्मित है? सेल खड़ी से। आगे है हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स मैनसन, ऑप्शन बी डॉक्टर साहनी, ऑप्शन सी एम व्हीलर और ऑप्शन डी MS वत्स। तो कौन से थे ये? चार्ल्स मैनसन। हड़प्पा के भग्नावशेष, रून्स ऑफ हड़प्पा भी बोला जाता है ना जिसको। भग्नावशेष बहुत ही हार्ड वर्ड है ना, तो रून्स ऑफ हड़प्पा बोला जाता है इसको। रून्स ऑफ हड़प्पा। और चार्ल्स मैनसन का ध्यान कब गया था? तो 1826 में गया था। कब गया था? 1826।
से हम लोग हड़प्पा शहर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? तो ये की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और किसके अंडर में? तो सर जॉन मार्शल के अंडर में। और हड़प्पा कौन सी नदी के तट पे है? ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के तट पे है? तो ये रावी नदी के तट पे है। आगे देखेंगे हम लोग, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता था? तो किस नाम से किया जाता था? तो ये था दड़े सिंध। दरियाए सिंध के नाम से पाकिस्तान में सिंधु नदी को संबोधित किया जाता था। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शंस देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है रजत, ऑप्शन बी है टिन, ऑप्शन सी है स्वर्ण और ऑप्शन डी है कांस्य। तो ये कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की। किसकी? पशुपतिनाथ की। आगे है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? ऑप्शंस पे आएंगे हम लोग। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी नारद स्मृति, ऑप्शन सी बृहस्पति स्मृति और ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति। तो कौन सी स्मृति है ये? तो ये है ऑप्शन ए मनुस्मृति, सबसे पुरानी स्मृति है। आगे है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? तो आयुर्वेद का उद्गम किससे होता है? अथर्ववेद से होता है। किससे होता है? अथर्ववेद से। आगे है, वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी आर्यनक और ऑप्शन डी उपनिषद। तो कौन सा नहीं आता है? तो वेदांग नहीं आता है वैदिक साहित्य में। और वेदांग कितने हैं? तो वेदांग है 6। छयों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करवाए हैं मैंने, 200 नहीं 200 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शंस को मैंने डिटेल में बताया है। अभी हम लोगों ने 300 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि हर एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। आगे है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी आर्यनक और ऑप्शन डी है उपनिषद। तो क्या है ये? उपनिषद। उपनिषद में कहा गया है कि मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किस में पाया जा सकता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी आर्यनक, ऑप्शन सी शुल्बसूत्र और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र में भारतीय गणित का उद्गम है। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? ऑप्शन ए सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी कौस्तिकी ब्राह्मण, ऑप्शन सी ऐत्रेयी ब्राह्मण और ऑप्शन डी जयमिनी ब्राह्मण। तो क्या है ये? ऐत्रेयी ब्राह्मण। क्या है ये? ऐत्रेयी ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है। आगे है, उपनिषद जिन्हें हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो कितने उपनिषद हैं? 108। कितने हैं टोटल? 108। आगे है, अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण कौन सा है? ऑप्शन ए गोपथ, ऑप्शन बी ऐत्रेयी, ऑप्शन सी कौस्तिकी और ऑप्शन डी सतपथ। तो सही आंसर क्या है इसका? गोपथ। सही आंसर क्या है? गोपथ। और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि है गोपथ। आगे देखेंगे हम लोग, देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? ऐत्रेयी ब्राह्मण में देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन मिलता है हमें। आगे है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त। कितने हैं? 1028 सूक्त। जिस क्वेश्चन में ना हमको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, बस उसको याद करना है, तो उसको हम लोग बस आंसर देखते हुए और बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे, ताकि आंसर याद हो जाए दिमाग में। जैसे ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028। बस इतना ही देखेंगे तो काफ़ी है, ये ऑप्शंस देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आगे है, मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवत कहा है? तो किन नदियों के क्षेत्र को ब्रह्मवत कहा है? सरस्वती और द्वस्तती। किसमें? सरस्वती और द्वस्तती। आगे है, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? पहले व्याकरण कौन थे? ऑप्शन ए कल्हन, ऑप्शन बी मैत्रेयी, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी पाणिनि। तो कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पाणिनि। और पाणिनि की एक पुस्तक भी है ना, अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। आगे है, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सही नहीं है। ऑप्शन ए उसे भोज एवं सोमरस प्राण प्रिय थे, ऑप्शन बी वह पुरों को नष्ट करने वाला था, ऑप्शन सी सर्वाधिक सूक्त उसी से संबंधित है और ऑप्शन डी
वह रिक्त धारक था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये पूछ रहा है कि सही नहीं है। भोज और सोमरस पान प्रिय थे, ये तो थे। पुरों का नाश करने वाला ही उनको कहा जाता है। सर्वाधिक सुक्त भी उन्हीं से संबंधित है। और रिक्त धारक, तो वो रिक्त धारक नहीं थे। तो सही आंसर क्या है इसका? रिक्त धारक नहीं थे। यहाँ पे हम लोग रिमूव कर लेंगे, इसको रिमूव करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। 10 राज युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? ऑप्शन ए अनु, ऑप्शन बी दू, ऑप्शन सी भरत और ऑप्शन डी सीवी। तो कौन से कुल का था वो? भरत जन से था। कौन से जन से था? भरत जन से था। आगे है उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी कथा संग्रह, ऑप्शन सी हिंदू दर्शन का स्रोत और ऑप्शन डी है कानून की पुस्तकें। तो क्या है उपनिषद? उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए स्यादवाद, ऑप्शन बी न्यायवाद, ऑप्शन सी अनिकांतवाद और ऑप्शन डी थेरवाद। तो इसका सही आंसर क्या है? न्यायवाद। क्या है इसका सही आंसर? न्यायवाद। आगे है इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व और ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। तो इसका सही आंसर क्या है? 14 पूर्व। 14 पूर्व को ही जैन ग्रंथ का सबसे पुराना बोला जाता है। आगे है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी अर्ध मगधी, ऑप्शन सी सूरसेनी और ऑप्शन डी प्राकृत। तो सही आंसर क्या है इसका? प्राकृत। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ना अर्धमगधी भी दिया हुआ है। अर्धमगधी से ही प्राकृत भाषा बनी है। तो इसका सही आंसर ना बोथ होना चाहिए था, बी और डी दोनों होना चाहिए था। आगे है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों मुख्यतः किससे संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? वाराणसी से। वाराणसी बनारस से संबंधित है। और ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल था स्नेक। जिनका सिंबल क्या था? स्नेक था। आगे है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने और ऑप्शन सी जैन धर्म ने, ऑप्शन डी लोकायत शाखा ने। तो किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे है स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से? आगे आने क्वेश्चन कि स्यादवाद किससे है? तो स्यादवाद किससे है? जैन धर्म से। स्यादवाद किससे है? जैन धर्म से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? तो कौन सा नहीं रखता है? जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है। आगे देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी समेद शिखर और ऑप्शन डी है उज्जयंती। तो सही आंसर क्या है इसका? समेद शिखर। समेद शिखर पार्श्वनाथ से रिलेटेड है और जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए थेरी गाथा, ऑप्शन बी आशरांग सूत्र, ऑप्शन बी श्रुतकृतांग और ऑप्शन डी बृहत कल्पसूत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थेरी गाथा। थेरी गाथा किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आगे है बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? महायान को बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं। आगे है बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। किसका था समकालीन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। नागार्जुन कनिष्क संप्रदाय था। नागार्जुन किसका संप्रदाय था? कनिष्क का। और नागार्जुन ने ही शून्यवाद की शुरुआत की थी। किसकी? शून्यवाद की शुरुआत की थी नागार्जुन ने। आगे देखेंगे हम लोग जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित है? जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित है? तो ये हो जाएगा आपको सही आंसर, इसका पाली हो जाएगा। किसका? पाली हो जाएगा। ये बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानियां है जातक कहानियां। आगे देखते हैं हम लोग कल्पसूत्र का लेखक कौन है? तो कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो ये है भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। आगे है बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो किससे होती है? अष्टांगिक मार्ग से। बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। आगे है बुद्ध भगवान का सर्वोत्तम वर्णन किसके रूप में, किस रूप में किया जाता था? ऑप्शन ए अनीश्वरवादी, ऑप्शन बी ईश्वरवादी, ऑप्शन सी भौतिकवादी और ऑप्शन डी अज्ञेयतावादी। तो कौन थे? अनीश्वरवादी के रूप में भगवान बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन है। आगे है बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पे है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी कोणार्क और ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो सही आंसर क्या है इसका? सारनाथ। सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला सरमन जो था सारनाथ में ही दिया था। और सारनाथ में कहाँ पे? तो धार्मिक स्तूप सारनाथ में है। आगे देखते हैं हम लोग जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वह स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है।
सिट ऑफ द होली बुद्धा, और पहला उपदेश भी यहीं पे दिए थे। तो ये क्या है, धामिक स्तूप सारनाथ। क्या है, धामिक स्तूप सारनाथ। आगे देखेंगे हम लोग, कुल कितने संत नयनार परंपरा के मुताबिक होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 63। कितने होने चाहिए थे? 63। आगे है, आलवार कौन थे? ऑप्शन ए शैव संत, ऑप्शन बी वैष्णव संत, ऑप्शन सी शैव और वैष्णव दोनों संत, और ऑप्शन डी है ब्रह्मा का उपासक। तो सही आंसर क्या है? वैष्णव संत। आलवार कौन थे? वैष्णव संत थे। आगे है, इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था? तो कौन सा था? ऑप्शन ए पाशुपत, ऑप्शन बी मत्तम मयूर, ऑप्शन सी वीर शैव, ऑप्शन डी सुधा शैव। तो सही आंसर क्या है इसका? वीर शैव। वीर शैव क्या थे? शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण थे। आगे देखेंगे हम लोग, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? तो क्या है? पशुपति का। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप पशुपति का है। आगे है, भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए दिगंबर जैन, ऑप्शन बी कापालिक, ऑप्शन सी बौद्ध तांत्रिक, ऑप्शन डी भागवत। तो किसका है? कापालिक का। किसका? कापालिक का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में संप्रदाय था? तो कौन सा था? मत्तम मयूर। कौन सा था? मत्तम मयूर। आगे है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो ये किसके प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग। किसके हैं? देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक। आगे है, महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में मनाया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आता है। तो क्या है इसका सही आंसर? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में ही महाभारत का भागवत धर्म का उल्लेख है। आगे है, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? तो द्रविड़ वैष्णव भक्त कौन थे? ये थे अलवार। अलवार को बोला जाता था द्रविड़ वैष्णव भक्त। आगे देखेंगे हम लोग, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ये किसने की थी? भागवतों ने। किसने की थी? भागवतों ने। इस ऑप्शन को सही से मार्क करेंगे हम लोग, भागवतों ने। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो कौन देते हैं? भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा हुआ है जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व मोक्ष के साधन के रूप में। आगे है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो किससे किया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो किससे मना किया था उन्होंने? तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। आगे है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर कुषाण काल होगा। इसका सही आंसर होगा कुषाण काल। आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को पता भी होगा और बहुत ज़्यादा के लिए कंफ्यूजिंग भी होगा। जो नए नए हैं ना एकदम, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि कौटिल्य की बुक कौन सी है और क्या है उसके अंदर, तो ये ना उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा। क्योंकि अर्थशास्त्र से ना हम लोग ना अर्थशास्त्र के बारे में ही समझते, जैसे इकोनॉमिक्स समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अर्थशास्त्र का मतलब वहाँ पे राजनीतिक नीतियों से था। क्या था? राजनीतिक नीतियों से। आगे देखते हैं हम लोग, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था किस चीज से बना हुआ था? तो ये लकड़ी से बना हुआ था। लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में। आगे है, बिना बेगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो किसने करवाया था? रुद्रदमन प्रथम ने। किसने करवाया था? रुद्रदमन प्रथम ने। और द्वितीय बार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो किसकी फैली हुई थी? कुषाण वंश की सीमाएं जो थी भारत के बाहर तक फैली हुई थी। आगे है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। ऑप्शन ए व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, और ऑप्शन डी देशद्रोह के आरोप में नेताओं को बंदी बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 का था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी इसको बोला जाता है। ये कानून ना बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का बोला जाता था। ये कैसा कानून था? ये बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का। आगे देखेंगे हम लोग,
अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया था। तो कौन से अधिनियम ने किया था? तो इसका सही आंसर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। इस याद करने वाला है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार। तो ये कौन सा अधिनियम था? 1858 की सामग्री की घोषणा ने, 1858 की सामग्री की घोषणा ने। आगे है ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया है इस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है वो पार्ट तो प्लीज़ वहाँ पे जाके थोड़ा सा अच्छे से देखें कि ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ था हैदराबाद में जो थे ना निज़ाम, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। हैदराबाद के जो निज़ाम थे ना वो मान ही नहीं रहे थे भारत में मिलने के लिए, बहुत नौटंकी कर रहे थे हैदराबाद के निज़ाम। आगे देखते हैं हम लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी उपरी एवं पाषाण काल में, ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल में। तो कब शुरू हो गया था पशुपालन? ये तो हो गया था मध्य पाषाण काल में ही शुरू। कब हो गया था? मध्य पाषाण काल में ही ये शुरू हो गया था। आगे है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ये कौन से ऋषि थे? ये थे अगस्त्य ऋषि। ये कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। आगे है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था भाई? तो ये थे हाजी बेगम। ये कौन थी? हाजी बेगम, जिन्होंने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। अनवार-ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? अनवार-ए सुहाइली, तो ये किसका है अनुवाद? पंचतंत्र का। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवार-ए सुहाइली किसका है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। आगे है होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये पाए जाते हैं हिलेबिड और बेल्लूर में। कहाँ पाए जाते हैं? हिलेबिड और बेल्लूर में। आगे है संस्कृत के कवि एवं नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। किसमें उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, ऑप्शन बी मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम के कमरडंडा शिवलिंग अभिलेख में, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखेंगे हम लोग, नगरीय सभ्यता थी इसलिए, उनकी लिपि अपनी लिपि थी इसलिए, उनकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी इसलिए, या उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था इसलिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी। आगे देखेंगे हम लोग भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? कौन सा विभेदक लक्षण है? ऑप्शन ए ईश्वरी सत्ता में आस्था, ऑप्शन बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, ऑप्शन सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, और ऑप्शन डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदाय में विभेदक का लक्षण है। आगे देखेंगे हम लोग अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हिंदू मंदिर के कारण, ऑप्शन बी हाथी दांत के कारण, ऑप्शन सी स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, ऑप्शन डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो किसके लिए है ये? बुद्ध के प्रतिमा के लिए। किसके लिए है ये? बुद्ध के प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। आगे है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो ये कहाँ मेंशन है? तो ये है मेगास्थनीज के इंडिका में मेंशन है। मेगास्थनीज के इंडिका में मेंशन है कि भारत में दास्ता नहीं थी। तो इससे ये भी पता चलता है ना कि मेगास्थनीज की पुस्तक क्या थी? तो इंडिका थी। और अर्थशास्त्र किसकी थी? तो ये कौटिल्य की। और मुद्रा राक्षस किसकी थी? मुद्रा राक्षस किसकी थी? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने बता रखा है तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? किसके बारे में? शंकराचार्य के बारे में। तो थोड़ा सा शंकराचार्य के बारे में भी जानेंगे। तो किस फिलॉसफी से थे ये? तो ये थे अद्वैतवाद के फिलॉसफी से। किससे थे ये? अद्वैतवाद के सिद्धांत का था। तो इनका देखेंगे ऑप्शन नहीं, इस पर डायरेक्ट आंसर पे आते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। तो प्रयागराज को उन्होंने तीर्थराज का नाम दिया, ये सही नहीं है क्योंकि उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये भी सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। लेकिन प्रयागराज को तीर्थराज का नाम उन्होंने नहीं दिया था। आगे है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए एक देवी थी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय था, ऑप्शन सी एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, और ऑप्शन डी उसर भूमि थी। तो
सीता देवी थी ऐसा नहीं था, मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय को बोला जाता था। आगे है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखेंगे हम लोग, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा इसका? आगे है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी वेलेस्ली, और ऑप्शन डी है बेंटिक। तो कौन था उस टाइम में? उस टाइम में था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या था? तो 1772 से 1785, 1772 से 1785। और कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर विलियम जोन्स ने। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। और कब? 1784 में। आगे है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। किससे है ये? वॉरेन हेस्टिंग्स से। सेफ्टी वॉल बोलते हैं ना सुरक्षा प्रकोष्ठ को, शायद सेफ्टी वॉल थ्योरी ही बोलते हैं। नहीं, सेफ्टी वॉल थ्योरी नहीं बोलते हैं, सॉरी। इसको हम लोग एक बारी गूगल कर लेंगे ना थोड़ा सा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए क्या बोला जाता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को। आगे देखेंगे हम लोग, इनमें से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और लगाया किसने था? आगे के क्वेश्चन में है, लगाया किसने था? तो लियोनेस कर्टिस ने। किसने लगाया था? लियोनेस कर्टिस ने लगाया था। और आगे देखेंगे हम लोग, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुए थे? ऑप्शन ए अंग्रेज और बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, और ऑप्शन डी है डच एवं बाजीराव द्वितीय। तो किसके बीच में हुआ था ये हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था 1802 में बसीन की संधि। आगे है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय। आगे है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि से रिलेटेड कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं की थी? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया। ये कौन थे? इंदौर के होलकर, जो सहायक संधि को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं था? प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, और ऑप्शन डी उपनिषद। तो कौन सा नहीं था पूछ रहा है? तो भगवत गीता। क्या हो जाएगा? भगवत गीता, सॉरी ये भागवत हो जाएगा, सॉरी ये सही आंसर इसका हो जाएगा भागवत। आगे है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किससे थे? किसके बने हुए थे? ऑप्शन ए तांबे के, ऑप्शन बी है सोने, ऑप्शन सी है रांगा, और ऑप्शन डी है चांदी। तो किसके बने हुए थे? तो चांदी के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? चांदी के बने हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? कौन सा नहीं रहा है? ऑप्शन ए ग्रीवरज, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी है कौसाम्बी। तो कौन सा नहीं रहा है? तो कौसाम्बी नहीं रहा है। आगे है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आवृत्ति का था? तो किस आवृत्ति का था? तो अर्धचंद्राकार का था। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन कि श्रावस्ती का नगर विन्यास किस टाइप का था। हड़प्पा का पूछता है तो समझ में भी आता है, पर ठीक है, अर्धचंद्राकार याद रखेंगे हम लोग इसको। खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती किस देश का शासक था? तो खारवेल किंग कहाँ के थे? कलिंग के। कहाँ के थे? कलिंग के। अशोक से लड़ाई भी हुई थी ना इसकी, अशोक का जो कलिंग वॉर हुआ था खारवेल के साथ। आगे देखेंगे हम लोग, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों ने मुल्तान को क्या बोला था? स्वर्ण नगरी। क्या बोला था? स्वर्ण नगरी। आगे देखेंगे हम लोग, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग के। शिशुनाग के टाइम में ही मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। आगे है, शिव की प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, और ऑप्शन डी तिब्बत। तो कहाँ पे है ये? नेपाल में है। कहाँ पे है ये? नेपाल में है शिव का प्रख्यात पशुपतिनाथ मंदिर। आगे है, महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफाएं हैं, इसको सही से पढ़ लेंगे हम लोग। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो कौन से धर्म के हैं ये? बौद्ध धर्म के हैं। कौन से धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। आगे है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे पांडे।
ये क्वेश्चंस भी मैंने पहले वाले वीडियो में करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि नहीं आने वाले, क्योंकि हिस्ट्री ना बदलती नहीं है। हिस्ट्री के क्वेश्चन वही बुक से और उसी टाइप के क्वेश्चन, बस थोड़े इधर उधर के ऑप्शन आपको पलट दिए जाएंगे, पर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। आगे है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, तो ये तो सही आंसर यहीं से पता चल जाता है कि ऐसा तो गांधी जी बोलेंगे ही नहीं। सत्याग्रही का अस्त्र अहिंसा है, ये सही बात है, अहिंसा है तो बिल्कुल सही है। सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है, असत्य पूछ रहा था ना। और डी है, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसको मैंने पहले ही मार्क कर रखा है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, मतलब है यही सही नहीं है। आगे देखते हैं, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण, ऑप्शन बी नसबंदी, ऑप्शन सी निरोध और ऑप्शन डी है लूप। तो क्या बताया था गांधी जी ने? गांधी जी ने बोला था आत्मनियंत्रण करो, ना कि नसबंदी करो या निरोध लो या लूप। आगे है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था। तो किस नगर के? अहमदाबाद नगर के। कहाँ था ये? अहमदाबाद नगर के बाहर जो स्थित था साबरमती आश्रम। आगे है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे पर एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए स्वाध्याय आश्रम, ऑप्शन बी हरिजन आश्रम, ऑप्शन सी सत्याग्रह आश्रम और ऑप्शन डी स्वराज आश्रम। तो क्या बोला जाता था उसको? सत्याग्रह आश्रम। क्या बोला जाता था? सत्याग्रह आश्रम। आगे देखेंगे हम लोग गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। तो कहाँ अपनाया था गांधी जी ने सेवा धर्म? तो दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था। आगे है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये मैंने बहुत बारी बताया है आपको कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर को मार्क करेंगे हम लोग, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गढ़ा था। तो ये कौन थे? महात्मा गांधी। यही करेंगे ना, यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, महात्मा गांधी, सत्याग्रह शब्द एकदम सही है। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे। जूम इन कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा, देखते हैं पहले ऑप्शन को। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त, एक सेकेंड इसको रिमूव कर लेंगे, हाँ अब स्लाइड को थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ऑप्शन बी एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए। ये है ना, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे। अच्छा, किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी है एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यकलाप का विरोध करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने के लिए, हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। अहिंसा अगर यहाँ पे होता ना तो ये आंसर सही हो जाता, लेकिन हिंसा लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। यहाँ पे नहीं थे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोगों को स्वदेशी आंदोलन का टाइम पीरियड पता है, जो कि 1907 में हुआ था। कब हुआ था स्वदेशी? 1907 में हुआ था। और गांधी जी तो आए ही थे ना दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, तो इसमें वो भाग नहीं लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी बारदोली और ऑप्शन डी है खेरा। तो किसका नहीं किया था? बारदोली का किया किसने था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार करने के लिए संघर्ष किया, सही बात है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये भी बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सारे सही है, उपयुक्त सभी है। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन सी 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन के
आरंभ के समय में। तो कब हुआ था ये, महात्मा गांधी में नाम जोड़ा गया था महात्मा का, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इसका मतलब है कि बिहार की जो मिट्टी है ना, गांधी जी को भी महात्मा गांधी के नाम से बना दिया गया था। ये हमारी बिहार की ही वो मिट्टी है जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और तभी गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से जाया जाने लगा। आगे है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो ये कौन थे, प्यारे लाल। ये कौन थे, प्यारे लाल। आगे है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेरा सत्याग्रह, ऑप्शन सी वायोकॉम सत्याग्रह और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो कौन सा था ये, वायोकॉम सत्याग्रह था, जहाँ पे गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। वायोकॉम सत्याग्रह हुआ कब था, तो ये 1924 से ना 1925 का ईयर था, 1924-25 का ईयर था। और ये हुआ कहाँ था, ये केरला में। वायोकॉम जो केरला है ना, वहाँ पे हुआ था ये मंदिर प्रवेश में वर्जित से कुछ ऐसा ही आंदोलन था। ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा वायोकॉम सत्याग्रह को एक बारी। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है, तो ये किसके लिए है, जमनालाल बजाज के लिए। किसके लिए है ये, जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के बैंकर, ये कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर थे और कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी थे, जमनालाल बजाज। कौन थे, जमनालाल बजाज। आगे है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया है, मंदिर का नाम दिया है जेल को, कौन से जेल को, तो यरवदा जेल को। कौन से जेल को, यरवदा जेल को। और यरवदा जेल से ना थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेंगे, जो यरवदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन पे गए थे ना, आमरण अनशन पर क्यों गए थे, तो ये गए थे कम्युनल अवार्ड की वजह से। कम्युनल अवार्ड की वजह से गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए थे, जिसकी वजह से पूना पैक्ट साइन किया था भीमराव अंबेडकर ने। कब किया था, 1932 में पूना पैक्ट को साइन किया था भीमराव अंबेडकर ने। और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये साइन हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन भी आएगा कि अगर मतलब बहुत डीप में अगर पूछता है ना कि पूना पैक्ट पे किस किस ने साइन किया, तो भीमराव अंबेडकर ने साइन तो किया था, लेकिन गांधी जी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय साइन किए थे, ना कि गांधी जी साइन किए थे। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी, तो ये उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया, तो कहाँ किए थे वो, अहमदाबाद का जो मिल स्ट्राइक हुआ था वहां पे उन्होंने किया था। आगे है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो किसने हिस्सा लिया था, तो ये हो जाएंगे मजदूर। कौन थे, मजदूर हिस्सा लिए थे। आगे है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, तो ये कौन सा था, अहमदाबाद संघर्ष। ये कौन सा था, अहमदाबाद संघर्ष। ये वीडियो ना आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। 200 प्रश्नों का ये वीडियो था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे ऑप्शंस को हमने डिटेल में पढ़ा है। इसके आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि ये ना 2100 का सीरीज़ है, 2100 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और 2100 कहना भी गलत होगा, क्योंकि ना हर एक ऑप्शंस को हमने डिटेल में पढ़ा है, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे। और एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस आए ना, वो इसी वीडियो से आएंगे, अगर आप लोगों ने पहले नहीं भी पढ़ा है। जैसे होता है ना कि नया नया स्टार्ट है और जस्ट एग्ज़ाम आ गया, तो भी अगर आप लोग ये वीडियो ना 2-3 बारी देख के जाएंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप आराम से ईजिली बना के आएंगे, क्योंकि ना फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। बिहार दरोगा हो, बिहार कांस्टेबल हो, इवन बीपीएससी में भी अब फैक्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो इसमें डरने जैसा कुछ है ही नहीं कि हमको डिटेल नहीं पता है, स्टोरी नहीं पता है। स्टोरी नहीं भी पता है ना, तो भी हम लोग इसको मार्क करके आराम से ईजिली नंबर लेके आ सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने इतने पेशेंटली यहाँ तक देखा है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने दोस्तों को भी भेजो यार, इतनी भी गंदी आवाज़ नहीं है हमारी। और जलो मत, सबको भेजो, तुम्हारी किस्मत कोई थोड़ी लेके जा रहा है।